आदाब। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात देही खवातीन की। जी हाँ, देही इलाकों की, रूरल एरियाज की खवातीन का जब भी तस्वुर आपके जहन में आता होगा तो आप सोचते होंगे कि घर के कामकाज में ही वो मुब्तला रहती हैं और अपने और अपनों का ख्याल रखती हैं। अपनी माली हालत और ख़ुद कफील बनने की, बाइख्तियार बनने की कोशिशें उनके हाथों कहाँ, क्योंकि दूर दराज इलाकों में ये रह करती हैं जहाँ पर कई जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक मिशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये मिशन मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में चल रही है और ये मिशन किस तरह से देही इलाकों तक पहुंच पा रही है और किस हद तक जो देही खवातीन हैं वो बाइख्तियार हुई हैं और उनका क्या कुछ रिएक्शन है इस मिशन से जुड़कर, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। वहीं जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में रूरल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत मरकज़ी हुकूमत की तरफ से की गई है और अगर ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर यूटी की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी में भी इस मिशन की शुरुआत बहुत खूबी जारी है और इस को इम्प्लीमेंट करने में एक अहम नाम है जिन्हें आज हमने मदऊ किया है। डॉक्टर सहरिश असगर इनका नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की डायरेक्टर हैं, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इस्तकबाल डॉक्टर सैयद सहरिश असगर साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। इसके अलावा दूसरे विंडो में आप डॉक्टर तमोरिश कोले साहब को देख पा रहे हैं जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र होती है तो एक तरफ तो ये कि ख़वातीन किस हद तक देही इलाकों में बाइख्तियार हो रही हैं, जो मिशंस जो स्कीमात लागू कर रही हैं मरकज़ी सरकार की तरफ से हो रही हैं, उन्हें कैसे रूबे अमल लाया जा रहा है, इस पर हमें जानकारी लेने और आपको बताने की ज़रूरत है कि इस्तिफ़ादा कुनिंदगान कैसे इस मिशन से इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं। तो दूसरी तरफ कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। कल ही जम्मू कश्मीर की जब मैं बात कर रही हूँ तो जम्मू कश्मीर के हवाले से कल ही ये खबर आई कि एक भी केस कोरोना पॉजिटिव के सामने नहीं आया। तो क्या ये माना जाए कि अब जम्मू कश्मीर से कोरोना का खात्मा हो चुका है? जो नया वेरिएंट है वो नया वेरिएंट जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच सकता। इस हवाले से कई तरह के सवाल जहन में उठते हैं। इसके अलावा मुल्क के दिगर हिस्सों में जो नया वेरिएंट है कोरोना का वो दस्तक दे चुका है और इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी की गई है। उन रियासतों में देश के मुल्क के 29 ज़िले हैं जहां पर कोरोना बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से इंतजामिया को सख्ती की तरफ बढ़ना होगा? जिस और ज़िलों के अलावा रियासतों की अगर हम बात करें तो रियासत उसमें दिल्ली, गुजरात, हरियाणा ये तमाम आती हैं, जिसको लेकर मरकज़ी सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इस हवाले से सवाल होगा। सबसे पहले डॉक्टर सहरिश के पास हम चलेंगे इस सवाल के साथ। जम्मू कश्मीर की देही इलाकों की खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जो कोशिश मरकज़ी हुकूमत ने की है, हालांकि ये कोशिश मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में की गई है, लेकिन चूंकि आप मिशन डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये मिशन कैसा जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जब आप लोगों का साथ, खासकर ख़वातीन का साथ देती हैं, साथ ही स्कीम भी है इस मिशन के तहत, तो लोगों का, ख़वातीन का क्या रिएक्शन होता है और किस हद तक वो बाइख्तियार खुद को महसूस करती हैं, किस हद तक खुद को सेल्फ डिपेंडेंट महसूस करती हैं, ज़रा बताइएगा। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद में पिछले 1 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ और एज मिशन डायरेक्टर यहाँ काम कर रही हूँ। पिछले मैं चाहती हूँ कि वो खवातीन जो इस मिशन से जुड़ी हुई उनकी तस्वीरें भी पीसीआर टीवी स्क्रीन पर दिखाएं ताकि सहरिश साहिबा जो बात करेंगे उससे लोग कनेक्ट हो पाएंगे। सहरिश साहिबा जी, पिछले काफी सालों से 2013 से ये मिशन यहाँ चल रहा है। लेकिन जो मेरा स्ट्रेस रहा पिछले 1 साल से, जब से मैं इससे जुड़ी हुई रही हूँ, उसमें ये रहा कि हम इन औरतों को ना ही सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के इनको अपने साथ जोड़ें, बल्कि हम इन लाइवलीहुड्स जो हैं, लाइवलीहुड्स माने कि जो भी ये रोजगार कमाने का जरिया जो भी इख्तियार करती हैं, चाहे वो फार्म लाइवलीहुड्स हों, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हों, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज हों, एनिमल हस्बेंड्री की एक्टिविटीज हों, या नॉन फार्म जैसे पेपर माशी में कुछ काम कर रही हैं, कुछ हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर्स में काम कर रही हैं, कुछ पेंटिंग्स बना रही हैं, कुछ छोटे छोटे मोटे यूनिट्स जो है उन्होंने खोले हुए हैं उसमें कर रही हैं।
तो उनको और तरगीब देने का, उनको एनकरेज करने का और बाकी और लड़कियों को भी इससे जो है इंस्पायर करने का। तो पिछले एक साल में हमने 1 लाख से ज्यादा औरतों को अपने साथ शामिल किया है जो रूरल एरियाज में रहती थी। और उसके साथ साथ हमने इन सारों जो आज तक की जो हमारी टोटल लड़कियां जो हमसे जुड़ी हुई हैं वो 5 लाख से ज्यादा औरतें हैं जो JNK से हमसे जुड़ी हुई हैं। और तो इसमें से 1 लाख वो खवातीन कौन सी हैं और 5 लाख खवातीन कौन सी हैं, इसको डिस्क्राइब करिए। टोटल तो आज तक की जुड़ी है हमसे 2013 से, और पिछले 1 साल की मैं बता रही हूँ कि पिछले 1 साल में 1 लाख औरतें और हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनके हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, उनको हमने ट्रेनिंग्स दी। और जो ये आपको पता भी होगा कि कल ही रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमें जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन को और मुझे स्कोच अवार्ड दिया गया है। वो इसीलिए दिया गया क्योंकि हमने पिछले 1 साल में इनकी अंतक ट्रेनिंग्स करवाई और इन्हें ये बताया कि किस तरीके से आप अपने लाइवलीहुड्स को बेहतर कर सकती हैं, किस तरीके से आप और ज्यादा इंटरवेंशंस कर सकती हैं जिससे कि आप रोजगार भी कमा सकती हैं और रोजगार कमाने के साथ साथ बाकी और औरतों को भी अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं कि वो भी रोजगार कमाएं। बिल्कुल, रोजगार कमाने के मौके फराहम कर रही है। और इस वक्त आपका फोन पर घंटी बज रही है। कई और लोग होंगे जो आपसे बात करना चाहते होंगे, लेकिन आप हमारे चैनल के साथ हैं। जैसा कि नाज़रीन कुछ देर पहले सहरिश साहिबा ने कहा, और हमने ये जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, उस पर स्कोच अवार्ड का जिक्र हमने किया है। इस हवाले से हम आगे सवाल करने वाले थे। इसके लिए बहुत मुबारकबाद आपको। सहरिश साहिबा हमारे साथ जुड़ी और आपको ये अवार्ड आपको कल ही मिला है। इसके लिए न्यूज़ 18 उर्दू आपको बहुत मुबारकबाद देता है। और जब खवातीन को बाइख्तियार बनाने की इस तरह की कोशिशें होती हैं तो जो खुशियां नसीब होती हैं उन्हें, और जो ऐसा उनके साथ जो करने वाला होता है जैसा कि आप, तो आपको तो एक अलग तरह की खुशी मैसर होती होगी कि इसका मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं होता होगा जब आपके पास वो औरतें, वो खवातीन आती होंगी जो ये कहती होंगी कि पहले उनकी ये हालत ऐसी नहीं थी, अब तो बहुत जो जिंदगी है वो रंगों से भर चुकी है। कुछ ऐसा वाकया आपके साथ पेश आया? बिल्कुल, मैं ये मतलब समझती हूँ कि जो भी हमें ये मिला है, एजाज मिला है और हमें इतनी रिकॉग्निशन मिली है नेशनल लेवल पे, ये एक फख्र की बात है। और ये सिर्फ फख्र मेरा नहीं है या मेरे डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स का नहीं है, बल्कि ये सारी उन देहाती औरतों के लिए फख्र की बात है जिनकी जो मेहनत उन्होंने पिछले 1 साल में की, उसकी रिकॉग्निशन थी ये। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत सारी ऐसी औरतें जो है हमारे जो साथ जुड़ी हुई हैं वो आती हैं और ये बताती हैं अपनी कहानियां, सक्सेस स्टोरी तो मैं कहूँगी इसको, कि किस तरीके से उनकी कोई पहचान ही नहीं थी। हाँ। घर में कोई वैल्यू जिसको कहते हैं कि बात की वैल्यू नहीं थी, और आज जब वो खुद कमा रही हैं और फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं और बाकी अपने मेंबर्स को सपोर्ट कर रही हैं, बाकी औरतें जो है गांव में उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो किस तरह से उनकी जो है सोशल स्टैंडिंग जो है वैल्यू बढ़ गई है। एक लड़की जो है वो आई और कहने लगी कि पहले मुझे कोई जानता नहीं था और आज मुझे हमीदा जी कहा जाता है। तो मतलब मुझे सुन के ही ये बहुत खुशी महसूस होती है कि ये एक तरह से एक सोशल रेवोल्यूशन है कि आप हमारी जो औरतें जिनको कुछ नहीं समझा जाता था, हकीर समझा जाता था, वही कि आज जो है अपने खुद पैरों पे खड़ी हैं। बिल्कुल, जो छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटे छोटे जो वाकयात है ना, इससे गूज बम्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने हमीदा जी वाली बात अभी कही, तो बैठे बैठे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये रोंगटे खड़े हो इस मानों में, अच्छे पॉजिटिव मानों में, यानी कुछ तो सरकार और कुछ तो आप लोग कर रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगियां जो है सुधर रही हैं, उसमें खुशियां लौट रही हैं जो पहले किसी वजह से उन्हें नहीं मिल पा रही थी। तमोरिश साहब का मैं रुख कर लेती हूँ, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमोरिश जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि चूंकि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टरों की सबको फिक्र होती है और हमें भी सभी की फिक्र है, इसलिए हम ये शो लेकर आते हैं ताकि लोगों को वक्तन फवक्तन ये बताया जा सके कि अभी स्टैंड कहाँ कर रहा है कोरोना के हवाले से हिंदुस्तान। हालांकि कोरोना के केसेस हम देख रहे थे पिछले कई माह से जो है कम नजर आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से कई जिलों में, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि 29 जिले ऐसे हैं जिनमें कई रियासतें भी हैं, वहां पर कोरोना बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? दूसरा ये कि अगर हुकूमत की तरफ से सख्ती की जाए तो किस तरह की सख्ती की जानी चाहिए, जैसे पिछले दिनों में हमने देखा था वैसे ही, या फिर कुछ और नया, और नए वेरिएंट के हवाले से क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कोरोना के जैसे अभी जो स्थिति है वो ज्यादातर काबू में है, ये मेरा मानना है। क्योंकि कोरोना का तीसरे लहर जब आया था, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए जो
केसेस आए थे वो काफी मात्रा में केसेस आए, बट जनरली माइल्ड और ज्यादा हद तक मॉडरेट होके वो हमसे निकल गए थे। और तब तक हमारा देश का जो वैक्सीनेशन हो काफी तेज हो गया था, इसलिए और हमारे जो कोरोना अप्रोप्रिएट और कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसमें हमने काफी सक्सेस पाया था। तो उस टाइम पे कोरोना का जो तीसरी लहर को हमने काबू में ले पाया और उसके बाद केसेस डिक्रीज होते रहा और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क बिहेवियर, वो कम होते जाए और रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। बट अभी लास्ट 2-3 हफ्ते से हमने यूरोप में देखा है कि काफी नया वेरिएंट जो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन माना जाता है, BA1 BA2 का कॉम्बिनेशन, जिसको XC XD XF बोला जाता है, वो काफी मात्रा में यूरोप में बढ़ चुके थे और 3-4 दिन पहले मुंबई में एक केस डिटेक्ट हुआ और उसके बाद ही ये जो राइज जो शुरू हुआ है, ये एक ट्रेंड आ गया है। तो अगर हम हिस्ट्री को फॉलो करें तो हो सकता है जो चौथे लहर का जो प्रेडिक्शन था IIT का जून महीने के लिए, उस तरफ एक सिचुएशन हो सकता है। अब ये हमारे सामने है कि हम अभी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मास्क का जो बिहेवियर और सोशल डिस्टेंसिंग, उसको अभी भी फॉलो करने का जरूरी है। ऐसे नहीं मानना है कि कोविड चला गया है और मैं खुलेआम घूमता रहूंगा, वैसे नहीं है। ऑप्शनल कर दिया गया है, कभी कोई जगह में हो सकता है कि कल ये कंपलसरी कर दिया जाएगा, फिर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते। तो मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग ये, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो वैक्सीनेशन। और आपको पता है कि 18 साल की उम्र के ऊपर सारे लोगों का वैक्सीनेशन बूस्टर डोज का ऐलान कर दिया गया है। तो जिसका वैक्सीन लेना है, मैं अपील करूंगा कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन आप ले लीजिए। और आगे 3-4 हफ्ते में हमको पता चलेगा कि हमारा देश किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि हम उसको उस तरफ हम ना जाए जैसे यूरोप ने फेस किया, हो सकता है कि ये वेरिएंट माइल्ड हो जाए, बट ये भी हो सकता है कि वेरिएंट कोई दूसरे आकार लेके हमारे सामने आ सकता है। स्पेशली जो BA4 BA5 वेरिएंट जो अभी साउथ अफ्रीका में पाया गया है, BA5 वेरिएंट काफी ट्रांसमिसेबल है और माना जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रांसमिसेबल वायरस है BA5। तो BA5 से हमको सतर्क रहना चाहिए। जी, तो BA5 वायरस है क्या, इसकी निशानदेही भी हिंदुस्तान में हो चुकी है? नहीं, अभी तक हिंदुस्तान में नहीं पाया गया है। और ये जो एकदम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, आपको पता ही है, ग्लोबल डेटाबेस है GSAID, पूरा दुनिया को ट्रैक करता है, उस हिसाब से अभी ट्रैकिंग चल रहा है। और आगे हफ्ते 1-2 हफ्ते में हमको पता चल जाएगा कि ये वायरस और ये स्ट्रेन किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, और मौजूदा हालात क्या हैं और किस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सहरिश असगर साहिबा का। सहरिश साहिबा, हमने ये जाना कि क्या कर रहा है जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब ये लाइवलीहुड मिशन कैसे काम करता है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि देही इलाकों तक पहुंचना, क्या अलग अलग ज़िलों की अलग अलग टीम है, किस तरह से काम करता है बेसिकली? जी देखिए, हमारा जो रोल है वो यही है कि हम हर एक, मतलब डोर टू डोर हमें जाना पड़ता है। इनको सोशल मोबिलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो राउंड्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम सिर्फ IC एक्टिविटीज नहीं करते हैं कि टीवी और रेडियो या न्यूज़पेपर्स के जरिए, क्योंकि जिस ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं वो ग्रुप है जिनको हम मान के चलते हैं कि उन तक कोई और एक्सेसिबिलिटी का जरिया नहीं हो। बिल्कुल। तो हमारी पूरी टीम्स बनती हैं जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन्स बनते हैं विलेज लेवल पे, और वो डोर टू डोर जाते हैं और वहां जाके वो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, उनको ग्रुप्स में बनाते हैं, उनकी पंचसूत्रास में जो है जिसको तो उनका इंतखाब क्या ये मिशन करता है, या फिर आपकी ही टीम से कोई ऐसा बनता है कि आप जाएंगे यहाँ पर और उन्हें इस हवाले से जानकारी बिल्कुल, मिशन ही इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, जिसमें हम IPRP CRPs इनको सिलेक्ट करते हैं और फिर रिसोर्स पर्सन जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं किस एरिया के लिए कौन जाएगा, और ओल्ड ब्लॉक्स कौन से हैं, रिसोर्स ब्लॉक्स कौन से हैं। ये पूरा प्रोसीजर है जिसको हमारे एक लंबी फहरिस्त है HR की, ह्यूमन रिसोर्स की, जिसके थ्रू हम ये पूरा उनको डेलीगेट किया जाता है क्या क्या काम उनको करने हैं, और फिर इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। और इसका पूरा MIS बनाया गया है कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है वो MIS पे चढ़ती हैं, जिसको कोई भी देख सकता है।
ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम हर एक इंसान तक पहुंचते हैं जिसको हम टारगेट करते हैं और वो फिजिकली पहुंचते हैं। जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सैरिश साहिबा जो खुदादाद सलाहियत उनके अंदर होती है, जो खुद ब खुद सीखे हुए होते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी उन्हें आ रही होती है। क्या उन लोगों के लिए भी ये मिशन काम कर रहा है, या फिर उन लोगों के लिए ही काम कर रहा है कि नए जो सीखने वाले हैं वो चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक कंडीशन अपनी देही इलाकों की खवातीन अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेहतर कर सकें, अपने घर की किफ़ालत कर सकें? क्या सिर्फ इनके लिए किया जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि वो खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो क्या ऐसे लोग भी हैं इस मिशन का हिस्सा? जी बिल्कुल, इसका कोई भी बैरियर नहीं है। अगर कोई, बस एक ही चीज है कि इट इज फॉर विमेन ओनली, कि औरतें ही इसका पार्ट बन सकती हैं और रूरल एरियाज की औरतें बन सकती हैं। रूरल लाइवलीहुड मिशन का अर्बन एरिया में अर्बन लाइवलीहुड मिशन चलता है। तो इसलिए रूरल एरियाज की जितनी भी औरतें 18 साल से अबव हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो मल्टी टैलेंटेड हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको हैंड होल्डिंग का कोई जरिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ ऐसी लड़कियां थी जो करना अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उनको अपना ऑनलाइन करना आ नहीं रहा था प्रोडक्ट्स। तो हमने 7 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इनको हमने ऑनलाइन अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे उनको हैंड होल्ड किया कि किस तरीके से उनको अपना जीएसटी भरना है, किस तरीके से उनको अपना प्रोडक्ट जो है उनकी ब्रांडिंग करनी है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है। इसी तरह से हमने ऑफलाइन मार्केटिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस खोले। उम्मीद हाट हमने यहाँ पर डल लेक के अपोजिट खोला, जिसमें हम रोटेशनल मार्केट्स लगा रहे हैं। 4 दिनों के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा सेल हो रही है उसमें। तो ये रोटेशनल मार्केट्स लग रहे हैं, पे भी हम काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पे भी हमने ऑफलाइन मार्केट्स जो हैं वो अपनी लड़कियों के लिए खोले हैं, और अब वो इनॉग्रेट भी हम करने जा रहे हैं, जिसमें वो रोटेशनल बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वहां पर एग्जिबिट कर पाएंगी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स में रूरल हार्ट्स जो है हर हेडक्वार्टर पे हम खोल रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने खोल लिया है और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज के साथ राब्ता किया कि अगर आपके पास कोई भी बहुत अच्छी कोशिशें हैं। अच्छा, बाज दफा जब ये कोशिशें इस तरह की होती हैं, अगर 2013 की बात करें तो शुरुआत में हो सकता है कि इस मिशन से लोग खवातीन जो है जुड़ने में हिचकिचाती रही होंगी, या फिर शुरू से ही उनका रुझान इस तरफ ज्यादा रहा कि गाँव तक सिखाने और सीखने की जो मुहिम शुरू हुई है वो उनके लिए बहुत अच्छी है, तो इससे जुड़ जाना चाहिए। कैसा था रिएक्शन तब से लेकर अब तक, क्या कुछ बदला है? जी बिल्कुल, मैं तो आपको अपने टाइम का बता सकती हूँ। पिछले टाइम का तो ये है कि जो 2013 में मिशन स्टार्ट हुआ, तो तब से लेकर आज तक 5 लाख हुई जो हमारी एनरोलमेंट थी, और पिछले 1 साल में ही मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख औरतें जो है हमारी वो जोड़ी हैं। तो इसका मतलब ही आप समझ सकती हैं कि ये आहिस्ता मिशन की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। आज ये औरतें महसूस करती हैं कि नहीं, उम्मीद से जुड़ के हमें कोई फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि वो एक जो सोच आ गई है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम घर में बैठे हैं, रूरल एरियाज को बिलोंग करते हैं, हमारी कोई इतनी पहुंच नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोजर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक उम्मीद, सच में एक उम्मीद की लहर बनके जो है सामने आई है, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो है इसके साथ जुड़ना चाह रही है। बिल्कुल, तो ये जम्मू कश्मीर की कहानी है, कहानी नहीं इसे हकीकत आप कह सकते हैं, जो उम्मीद की किरण के तौर पर इस मिशन के साथ जुड़कर वो महसूस कर रही हैं। डॉक्टर तमोरिश कोहली साहब का रुख कर लेती हूँ। तमोरिश साहब, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले कहा, ये हमें पता है कि SOPs को हमें फॉलो करना चाहिए और करते रहना चाहिए, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता है। अब सवाल ये उठता है कि आलमी सतह इंटरनेशनली हम अगर देखने की कोशिश करें तो पिछले दिनों कई ऐसे कंट्रीज़ थे, अगर चाइना की बात कर लें, साउथ कोरिया की बात कर लें, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ अब सामने आने लगी हैं, तो वहाँ पर हालात थोड़े ख़राब दिखाई दिए। अब उसको लेकर हिंदुस्तान में भी लोग सोचने लगे, जो एक्सपर्ट हैं, कि अगर एहतियात नहीं बरती गए तो चौथी लहर की आशंकाएं हैं। तो क्या अभी भी ये माना जा सकता है कि जैसे नए वेरिएंट आ रहे हैं, और आपने कहा कि हो सकता है कि किसी नए रूप में भी नया वेरिएंट अभी आ जाए आने वाले दिनों में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा और चौथे लहर की इसे एक तरह से आसार या फिर शुरुआत कहें? देखिए, जब भी कोई नया वेरिएंट आता है, उसको WHO और जो G7 मैंने पहले बताया उसको ट्रैक करते हैं, और वेरिएंट्स को 2 तरह का डेजिग्नेशन देते हैं। एक है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। और ये जो खतरनाक, जो ट्रांसमिसेबल जितना भी स्ट्रेन आया है, ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है। तो ऐसे ही जो मैंने बताया BA4 BA5, अभी इस वेरिएंट को WHO स्टडी कर रहा है, और अगर इन्होंने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न लेवल कर दिए
तो वो सारा दुनिया के लिए एक अलार्म बेल की तरह काम करेगा और सारे देश जो अपने अपने हिसाब से जैसे केसेस और ट्रेंड्स इंक्रीज होंगे उस हिसाब से फिर जितना भी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको लागू कर देंगे। तो ये डायनामिक सिचुएशन है और जितना जल्दी हम इसको ट्रैक करके जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना अच्छा हमारा सिचुएशन रहेगा। जी, तो बेहतर तरीके से इस हवाले पर नज़र जो है एक्सपर्टीज़ की, अगर हम बात करें, एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो रख रहे हैं कि किस हवाले से, जैसे कि डॉक्टर तमोरिश कोले साहब ने कुछ देर पहले कहा कि इसको ट्रैक करने की ज़रूरत हो और जब भी हम देखते हैं कि नया स्ट्रेन या नया वेरिएंट आता है तो पूरे मुल्क की इस पर नज़र होती है ताकि अपने लोगों को बचाया जा सके। एक बार फिर से MD JKRLM का रुख कर लेते हैं। सहरिश साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सहरिश साहिबा, उम्मीद कि स्कीम की अगर हम बात करें, आपने जैसा कहा कि 1 लाख पिछले 1 सालों में ख़वातीन को आपने जोड़ा और इसीलिए आपको कल स्कॉच अवार्ड से सरफराज किया गया, एजाज़ दिया गया आपको। मुझे ये बताइएगा कि क्या इसके लिए कुछ आप लोगों ने सेंटर्स बना रखे हैं कि वहाँ पर ख़वातीन आए, या फिर घरों को सेंटर बना लिया है कि जो हब है या एरिया है और देही इलाकों का कुछ मेन स्ट्रीम एरिया है वहाँ पर आप ख़वातीन को बुला रहे हैं? कैसे सिखाया जाता है उन्हें? ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? जो सोशल मोबिलाइजेशन राउंड है वो हमारा बेसिस है, बैकबोन जिसको कहते हैं वो है। जो सोशल मोबिलाइजेशन राउंड होता है उसमें हम डोर टू डोर जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला हमारी टीम्स बनती हैं जिनको हम रिसोर्स पर्सन्स कहते हैं। वो टीम्स बनाते हम एक एक घर का चक्कर मारते हैं और हर एक लड़की को समझाते हैं, बच्चे लोगों को समझाते हैं और उनको विलेज लेवल पे इकट्ठा करके भी समझाते हैं कि इसके फायदे क्या है, आपने किस तरीके से लेंडिंग करनी है, किस तरह से बैंकों से लेना है, उनकी रीपेमेंट कैसे करनी है, फिर अपना जो भी लाइवलीहुड है के लिए हम ट्रेनिंग्स देते हैं। तो इसके लिए हमने ब्लॉक्स में तो सेंटर्स खोले ही हैं जिनको हम ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसेस कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में खोले हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसेस और जो है डिवीजन लेवल पे डिविजनल प्रोग्राम ऑफिसेस हैं और फिर MD ऑफिस है। तो ये तो हिरार्की है। इसके अलावा हमारी जो है कम्युनिटी कार्डर हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम मोबिलाइजर्स रखते हैं जो मोबिलाइज करने में हेल्प करती हैं। ये ग्राम पंचायत वाइज भी होता है। तो क्या इसमें कोई NGOs भी आपकी हेल्प करती हैं? NGOs हमारी जो हमारा कोर काम है उसमें नहीं हेल्प करती, बिकॉज ये हमारा पूरा एक HR का एक मैनुअल है, HR का मैनुअल के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। लेकिन हाँ, काफी NGOs हमसे जुड़ना चाहती है क्योंकि हमारी रीच बहुत सारी औरतों तक है। तो वो हमें ट्रेनिंग्स में हेल्प करते हैं, वो आके हमें वॉलंटियर करते हैं कि हम आपकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, लाइवलीहुड्स में या बाकी इनिशिएटिव्स में आपकी ट्रेनिंग्स कराएंगे। जी, तो बहुत अच्छी कोशिश है ये देही इलाकों के हाथ में रोज़गार देना और उन्हें बाइख्तियार बनाना। इस कोशिश की जितनी भी सताइश की जाए वो कम होगी। बहुत शुक्रिया आपको एजाज़ पाने के लिए। एक बार फिर से न्यूज़ 18 उर्दू आपको मुबारकबाद देता है। ऐसे ही चमकते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लोगों को बढ़ाते रहिए। तमोरिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को मशवरे देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी ज़िंदगी में बस इतना ही। आदाब।